हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के एक टॉपिक जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर आज हम बात करेंगे। क्या होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विक्रय अनुबंध का निष्पादन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक मीनिंग से कि परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे माना जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ, चलिए इसके बेसिक मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज द अल्टीमेटम पर्पस ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। Moreover, the parties are also bound to perform their obligation under the contract. प्रत्येक विक्रय अनुबंध करने का अंतिम लक्ष्य उसका निष्पादन करना ही होता है। यानी कि जब भी हम एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हम इसकी परफॉर्मेंस करवा सकें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अनुबंध का प्रत्येक पक्षकार अनुबंध के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है तथा अपने अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी अनुबंध के पक्षकार यानी जो भी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी होती है उनको अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होता है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पर ये बाउंडेशन होती है कि वो अपनी अपनी लायबिलिटी को अच्छे से परफॉर्म करे, अच्छे से कंप्लीट करे। और अगर दोनों पार्टी अपनी अपनी लायबिलिटी को सही से परफॉर्म करके सही से कंप्लीट करती है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस माना जाता है। यहाँ पर हमने लायबिलिटी की बात की है कि हर पार्टीज को लायबिलिटी पूरी करनी चाहिए, दो या जितनी भी आपकी पार्टीज है। तो यहाँ पर जितनी अगर लायबिलिटीज दी जाती है तो उससे रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं वो भी उन पार्टीज को मिलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके जितनी भी पार्टीज होती है अगर वो अपने अपने दायित्व को पूरा करती है, अपनी अपनी लायबिलिटी को फुलफिल करती है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस मानी जाती है। चलिए अब देखते हैं हम इसके कि एज रिगार्ड्स द सेलर, विक्रेता के संदर्भ में इसका क्या मतलब है। विक्रेता के संदर्भ में विक्रय अनुबंध के निष्पादन से तात्पर्य अनुबंध में तय की गई मात्रा तथा किस्म के माल को निर्धारित तिथि और स्थान पर निर्धारित विधि से सुपुर्द कर भुगतान स्वीकार करने से है। यानी कि डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट प्लेस इन द मैनर ऑफ एग्रीड अपॉन। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुबंध में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में जितना क्वांटिटी और जो क्वालिटी हमने डिसाइड की है उसको जिस डेट पर, जिस स्थान पर, जिस प्लेस पर, जिस मेथड से डिलीवर करना है उस मेथड से डिलीवर करके जो हमारी पेमेंट है उसको एक्सेप्ट करना हमारी परफॉर्मेंस मानी जाती है। क्लियर है? यहाँ पर समझ आई बात कि एक सेलर की परफॉर्मेंस कब मानी जाती है सेल कॉन्ट्रैक्ट में, कि जब वो हमारे बायर के यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो डिसाइडेड है उतनी मात्रा में उतनी जो क्वालिटी है वो भी और उस डेट और उस प्लेस पर जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उसी मेथड से डिलीवर करवानी है अपने गुड्स बायर को, और बायर से रिसीव करना है उसको, बायर से एक्सेप्ट करना है उसका पेमेंट। अगर एक सेलर ये सारी एक्टिविटी फॉलो करता है, ये सारी लायबिलिटी फुलफिल करता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेलर ने अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दिया, यानी सेलर की परफॉर्मेंस हो गई है। क्लियर है? यहाँ पर अब बात करते हैं क्रेता के संदर्भ में। एज रिगार्ड्स बायर, क्रेता के संदर्भ में विक्रय अनुबंध के निष्पादन से तात्पर्य अनुबंध में तय की गई मात्रा किस्म के माल की सुपुर्दगी को निर्धारित तिथि और स्थान पर निर्धारित विधि से स्वीकार कर भुगतान करने से है। यानी हमने सेलर का तो क्या देखा था कि वो भुगतान को स्वीकार करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने मात्रा और क्वालिटी, डेट, टाइम, मेथड सब बायर और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसने डिलीवर कर दिया और उसके बाद वो अपने पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर हम बायर की बात कर रहे हैं तो सेम सिचुएशन तो सेम है, बस पेमेंट से रिलेटेड कुछ अलग है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो दी गई क्वांटिटी और क्वालिटी है उस गुड्स की डिलीवरी को डिसाइडेड प्लेस और डिसाइडेड डेट और डिसाइडेड मेथड से
एक्सेप्ट करना, यानी बायर के पास अगर वो सारी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर डिलीवरी होती है गुड्स की, तो वो उस गुड्स को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद वो उसे पेमेंट करेगा, और जब तक वो पेमेंट नहीं करता उसका लायबिलिटी खत्म नहीं होता है। यहाँ पर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सेलर की क्या लायबिलिटी होती है, गुड्स को डिलीवर करना अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट नॉर्म्स, एंड बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टू मेक अ पेमेंट। क्लियर है यहाँ पर? एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, वैलिडिटी, टेंडर एंड द पेइंग प्राइस एट द टाइम एंड द प्लेस एग्रीड अपॉन। क्लियर है यहाँ पर बात? क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे है हमारा ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। बायर की क्या ड्यूटी है और सेलर की क्या ड्यूटीज होती है, ठीक है। चलिए सबसे पहला, माल के विक्रेता का क्या कर्तव्य है, यानी सेलर की क्या ड्यूटी है। तो सेलर की ड्यूटी है कि goods and of the buyer of the acceptance and the pay for them in accordance with the terms of the contract of sale section 31, यानी कि सेल कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग गुड्स की डिलीवरी देना सेलर का काम है, सेलर की ड्यूटी है। एंड देन फिर है बायर की, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्ररी सेल हैज बी रेडी एंड विलिंग टू द गिव पोजेशन टू द गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ द प्राइस, एंड द बायर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू पे द प्राइस इन एक्सचेंज ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स सेक्शन 32। यानी कि बायर की ये ड्यूटी होती है कि जब सेलर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर उसको गुड्स की डिलीवरी देता है तो उस गुड्स को एक्सेप्ट कर उसका जो भी डिसाइडेड प्राइस होता है उसको पेमेंट करना है। क्लियर है यहाँ पर दोनों की? सेलर की ड्यूटी की सेक्शन थी सेक्शन 31, बायर की ड्यूटी की सेक्शन है सेक्शन 32। यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे हमारा डिलीवरी ऑफ द गुड्स। क्लियर है? चलो डिलीवरी ऑफ द गुड्स सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक माल के अंतरण को ही डिलीवरी कहते हैं। डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। ठीक है, यानी एक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी और को अपने गुड्स का पोजेशन अगर ट्रांसफर कर रहा है तो इसका मतलब है वो डिलीवरी है। क्लियर है? तो चलिए डिलीवरी के भी टाइप्स होते हैं, मोड्स देख लेते हैं कौन कौन से मोड्स होते हैं। यूजुअली डिलीवरी 3 टाइप की होती है। पहली है हमारी एक्चुअल, ठीक है, पहली हमारी एक्चुअल। सेकेंड है हमारी सिंबॉलिक, ये देखिए सिंबॉलिक। थर्ड है हमारी कंस्ट्रक्टिव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्चुअल क्या होती है। ठीक है, एक्चुअल देखिए, एक्चुअल डिलीवरी इज अ फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स सोल्ड टू द बायर। यानी कि ये जो इस प्रकार की जो डिलीवरी होती है वो वास्तविक रूप से फिजिकली डिलीवर किया जाता है गुड्स को। इन अदर वर्ड्स, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर बाय द सेलर टू द बायर, यानी जिसमें सेलर किसको सौंपता है? भौतिक रूप से बायर को, और टू हिज ऑथोराइज एजेंट, या किसी अपने ऑथोराइज एजेंट को भी दे सकता है। इट इज सेड टू बी अ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ये हमारा एक्चुअल डिलीवरी है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल ये कहता है कि ए सेल्स अ टीवी सेट ऑफ द बी, यानी ए ने क्या बेचा है? बी को टीवी सेट बेचा है। ठीक है, ए गिव्स फिजिकल डिलीवरी ऑफ द टीवी टू बी, यानी ए ने यहाँ पर ये टीवी बेच दी है। ठीक है, एंड इट इज एन बी उसको पेमेंट कर देगा। यहाँ पर डिलीवरी की बात है तो यहाँ पर जब ए बी को टीवी दे देता है तो वो एक्चुअल डिलीवरी माना जाता है। क्लियर है? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है कि जब एक फिजिकली जो गुड्स को हम सेलर टू बायर करते हैं तो वो एक्चुअल होता है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे देखते हैं सिंबॉलिक। सिंबॉलिक डिलीवरी। चलिए, सिंबॉलिक यानी सांकेतिक सुपुर्दगी। This mode of the delivery is generally used when the goods are ponderous or bulky and cannot be convenient to deliver physically, or when the goods are not in the personal custody of the seller। यानी कि इस प्रकार की सुपुर्दगी के अंतर्गत माल वास्तविक या भौतिक रूप से विक्रेता द्वारा क्रेता को अंतरित नहीं किया जाता है। फिजिकल फॉर्म में उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, बल्कि विक्रेता यानी सेलर द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके कारण माल क्रेता के अधिकार में आ जाता है।
यानी कि ये फिजिकली ट्रांसफर नहीं करता है पर कुछ ऐसा कंडक्ट करता है सेलर जिससे बायर के पास ऑटोमेटिकली उसकी कस्टडी चली जाती है। तो इस प्रकार की अगर मतलब डिलीवरी में भी हम कह सकते हैं कि वो पॉशेस, वो गैस्चर्स नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि यहाँ पर डिलीवरी हो चुकी है। जैसे दिस इज कैन बी अफेक्टेड बाय डिलीवरिंग की ऑफ द वेयर हाउस। हम अपने गोडाउन की चाबी किसी को दे देंगे कंटेनिंग गुड्स सोल्ड, और बिल्स ऑफ लीडिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड्स सोल्ड। हमें अगर कुछ सामान बेचना है तो हम क्या करेंगे, या तो बिल ऑफ लीडिंग दे देंगे या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे देंगे, या फिर हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था पहले की क्लासेस में। उसमें ये था कि हमने गोडाउन की जो की है वो किसी बायर को दे दी है। इन शॉर्ट बायर को हमने एक्चुअल डिलीवर कुछ नहीं किया है पर गुड्स कहाँ पड़ी है, गोडाउन में, तो गोडाउन की चाबी देखकर हमने उसको डिलीवर कर दिया है। क्लियर है यहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है वैसे नाम ही। चलो, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक सुपुर्दगी। चलिए, constructive delivery take a place when the seller does same act that causes the delivery of the goods to any person authorized to hold them on behalf of buyers। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब कोई विक्रेता ऐसा कार्य करता है जिसके प्रभाव से ही माल की सुपुर्दगी विक्रेता के एजेंट या बेली से क्रेता के एजेंट या बेली को मानी जाती है, यानी कि सिर्फ इफेक्ट होता है, एक कॉजेज होता है जिससे सेलर के एजेंट या बेली से बायर के एजेंट या सेली के हाथ में वो अथॉरिटी चली जाती है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर इसको एक फिजिकल फॉर्मेशन ट्रांसफर तो नहीं कह सकते, हम इसको एक इंटेंस ट्रांसफर जरूर कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताती हूं मैं आपको कि ए बी को 10 ऑरेंज बेचता है। ऑरेंज एक कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं, ठीक है। ए ने ऑरेंजेस को बी को सौंपने के लिए कोल्ड स्टोरेज हाउस का जो ओनर है उसको एक लेटर भेजता है। बी उन ऑरेंजेस को कोल्ड स्टोरेज में पड़े रहने देता है और इस प्रकार कोल्ड स्टोरेज का मालिक पहले उन संतरों को ए की ओर से रखे हुए था, अब वो बी की ओर से रखे हुए होगा। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे ए क्या था, ए और बी, ठीक है। ए के पास 10 एप्पल मान लो आप, ठीक है, 10 एप्पल थे। अब वो एप्पल जो है वो बी ने खरीद लिए, यानी वो एप्पल की डिलीवरी किसके पास होनी चाहिए, बी की। पर एप्पल कहाँ पड़े हैं हमारे, यहाँ पर स्टोरेज में, स्टोर में पड़े एप्पल, ठीक है, ये सारे एप्पल स्टोर में। तो अब यहाँ पर ए ने इस स्टोर हाउस के मालिक को एक लेटर लिखा, उसमें कहा कि ये जो एप्पल है उसका अब ओनर जो है वो बी बन गया है। यानी कि स्टोरेज हाउस में पहले जो एप्पल पड़े थे वो ए के नाम के थे, पर अब जो एप्पल पड़े रहेंगे वो होंगे हमारे बी के नाम के। तो इस प्रकार की डिलीवरी हमारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाती है। क्लियर है यहाँ पर। चले आगे, अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। बेसिक से रूल्स है, ठीक है, उन पर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले कि जब हम एक गुड्स की डिलीवरी देते हैं तो क्या क्या रूल्स हमारे सामने आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डिलीवरी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी किसके अकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, अनुबंध के अनुसार, ठीक है, सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग। क्लियर है। सेकेंड आता है, डिलीवरी के लिए रेडी और विलिंगनेस दोनों होना जरूरी है। इच्छुक भी होना चाहिए, और इच्छुक मतलब कि सेलर भी रेडी होना चाहिए और बायर पेमेंट करने के लिए विलिंग भी होना जरूरी है। सेक्शन 32, ठीक है। मोड ऑफ द डिलीवरी अभी देखिए एक्चुअल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। इसका सेक्शन है आपका सेक्शन 33। क्लियर है। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन, यानी कि भुगतान और सुपुर्दगी समवर्ती शर्त है। जब तक अन्यथा अनुबंध नहीं किया जाता है तब तक
विक्रय अनुबंध में मूल्य का भुगतान तथा माल की सुपुर्दगी की शर्तें कॉन्करेंट कंडीशन मानी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बायर गुड्स की डिलीवरी के लिए वो रेडी और विलिंग है और उसके बदले में उसको प्राइस पे करना होगा। ठीक है, सेक्शन 34। फिर आता है बायर ड्यूटी टू अप्लाई। क्रेता को रिक्वेस्ट करना होगा कि हमें अपनी गुड्स की डिलीवरी चाहिए। ठीक है, उसकी सेक्शंस है आपकी सेक्शन 35। यहां पर सेक्शन इसलिए बता रही हूं ताकि एग्जाम में आप लिख सको। फिर है प्लेस ऑफ डिलीवरी। क्या डिलीवरी का प्लेस होता है? डिलीवरी का प्लेस होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि डिलीवरी का, जैसे कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एक कोई एड्रेस मेंशन नहीं है, पर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बायर ने जो प्लेस फिक्स कर रखा है उस प्लेस पर आप कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए देखो पहला है इन केस ऑफ सेल, सेल की कंडीशन, ये सेक्शन है आपका सेक्शन 36। ठीक है, सेल की कंडीशन में क्या है कि उस स्थान पर की जाएगी जहां पर गुड्स सेल के टाइम थी। सेकेंड है इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि जहां पर किया जाएगा जहां पर हमारा एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था। क्लियर है? फिर आता है टाइम। ठीक है, कि जब सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेलर बायर के पास गुड्स भेजने के लिए फोर्स बाउंड है, किंतु माल को भेजने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, तो सेलर को जो सही टाइम लगेगा उस टाइम में वो भेज देगा। यहाँ पर अगर बायर ने कुछ नहीं कहा है कि किस टाइम पर उसको डिलीवरी चाहिए, तो सेलर को जो टाइम सही लगेगा वो भेज देगा। सेक्शन है 36 सब सेक्शन 4। क्लियर है यहाँ पर? फिर आगे बात करते हैं डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। जब तीसरे पक्षकार माल तीसरे पक्षकार के पास हो, अगर कोई थर्ड पार्टी के पास डिलीवरी हो जाती है तो उस कंडीशन में माल की सुपुर्दगी उस समय तक नहीं हुई मानी जाती है जब तक तृतीय पक्षकार को क्रेता को सूचित नहीं कर देता। यानी कि जैसे मैंने ए को कहा कि तुम बी की गुड्स जो मुझे डिलीवर करनी थी, तुम अगर बी के घर जा रहे हो तो बी को डिलीवर कर देना। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी मेरा पोजेशन जो है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो गया। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी की भी होती है और एक सेलर की भी होती है कि वो बायर को बताए कि हमने आपकी डिलीवरी इस थर्ड पार्टी को कर दी है। क्लियर है? यहाँ पर इसका सेक्शन है सेक्शन 36 सब सेक्शन 3। फिर आता है एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के चार्जेस लगते हैं। ठीक है, उसके लिए सेक्शन है आपका सेक्शन 36 सब सेक्शन 5। फिर अब पार्ट डिलीवरी, पार्टली डिलीवरी हम कह सकते हैं जिसको, कि संपूर्ण डिलीवरी देने का उद्देश्य से यदि पार्टली डिलीवरी दी जाए तो ऐसी पार्टली डिलीवरी का वही इफेक्ट होगा जो कंप्लीट डिलीवरी देने से है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि हम अगर हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट डिलीवर करने से है तो हम उसमें पार्टली डिलीवर को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सेक्शन है 34। क्लियर है? फिर आता है आपका डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी। अगर हमने गलत क्वांटिटी दे दी है तो क्या करेंगे? सबसे पहला, अगर हमने गलत क्वांटिटी दे दी है तो उसमें 3 तरह के कंडीशंस बनते हैं। या तो हमने क्या कर दिया होगा, ज्यादा दे दिया होगा, या हमने कम दे दिया होगा, डिलीवर कर दिया होगा। ठीक है, या फिर हमने क्या किया होगा कि डिफरेंट कैटेगरी में क्या कर दिया होगा, डिवाइड कर दिया होगा। तो चलिए पहले ज्यादा कैसे दिया। सेलर से मंगवाई थी 100 यूनिट, भेजी उसने 110। ठीक है, ज्यादा हो गई, यानी ज्यादा कितनी थी, 10 यूनिट ज्यादा आ गई। सेलर से मंगवाई थी 100 यूनिट पर भेजी उसने 80, यानी कम कितनी आई, 20 यूनिट। क्लियर है यहाँ पर? फिर आती है डिफरेंट कैटेगरी में, यानी मंगवाए थे 100 यूनिट कॉटन और भेजे 100 यूनिट सिल्क। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी क्वांटिटी और मेजरमेंट थोड़ा सा उलट पुलट हो जाता है। क्लियर है? फिर है आपका इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। ये आपका सेक्शन जो होता है इसका 37। इसमें फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा सेक्शन, और ये हो जाएगा हमारा सेक्शन 3, यानी 37(2), 37(1) और 37(3).
क्लियर है। फिर आता है आपका डिलीवरी ऑफ द कैरियर और वार फिंगर। आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, हाँ इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। इसका सेक्शन है सेक्शन 38, डिलीवरी कर सकते हो। फिर डिलीवरी टू कैरियर और वार फिंगर, उसको भी हो सकती है, माल घटपाल को भी हम डिलीवरी कर सकते हैं, सेक्शन 39। फिर आता है आपका रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर एट द डिस्टेंस प्लेस, यानी कि जब हम दूरस्थ जगह पर अगर अपने गुड्स को भेजते हैं तो वहां पर एक रिस्क बनी रहती है, जो रिस्क हमेशा किस पर रहती है, बायर पर ही होगी, ठीक है। इसकी सेक्शन होती है सेक्शन 40। क्लियर है यहाँ पर। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारे ड्यूटीज ऑफ द बायर और राइट ऑफ द बायर दे रखे हैं। ये देखिए ड्यूटीज और राइट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही। आज की क्लास में वैसे देखिए पढ़ा क्या है हमने। सबसे पहले द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 का ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग डेफिनेशन देख लिया था, फिर ड्यूटीज देख ली थी। उसके बाद हमने डिलीवरी कितने टाइप की होती है वो देखा था, सिंबॉलिक, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, फिर रूल्स देख लिए, ठीक है। आगे की क्लास में हम इस बायर के राइट्स देखेंगे और ड्यूटीज देखेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।